अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, तुम वहां पर जाकर क्या करोगी माँ? अमोदिता के सवाल पूछते ही रजनी अपने अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों को क्रॉस कर लेती है ताकि अमोदिता उसके मन की बात ना जान सके। रजनी कुछ छुपाते हुए कहती है, मैं वहां जाकर बस ये देखना चाहती हूँ कि वो त्रिकोण हवन कुंड था या कुछ और, कहीं तुझसे गलती तो नहीं हो गई? अमोदिता अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, माँ मैंने कहा ना वो त्रिकोण हवन कुंड ही था, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, मुझे पता है तू कितनी समझदार है और तुझ पर कितना यकीन किया जा सकता है। मैंने कहा है ना तुझे, मुझे वहां पर ले चल तो ले चल, समझी? मैं उस हवन कुंड को देखना चाहती हूँ। अमोदिता डरते हुए कहती है, माँ वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं भी बस एक ही बार गई थी और जितने गहने पोटली में बांध पाई थी उतने ले आई। मैंने बताया ना तुम्हें, वहां पर एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, उस कुत्ते की आवाज। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं किस कुत्ते की बात कर रही है, किससे इतना डर कर बैठी है। भूल मत, हम सौदाइन हैं, हमारा काम लोगों को डराना है ना कि उनसे डरना, समझी? मैं देख लूंगी उस कुत्ते और आदमी दोनों को, तू डर मत, चल उस जगह। अमोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, हम अभी उस जगह पर नहीं जा सकते माँ। रजनी गुस्से के साथ कहती है, अभी क्यों नहीं जा सकते? कहीं तू उस अनंत संदूक को छुपाने का तो नहीं सोच रही? अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही तो है। रजनी अमोदिता पर शक करते हुए पूछती है, फिर तू उस जगह पर जाने से क्यों मना कर रही है? अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, मैं जाने से मना नहीं कर रही माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ हम अभी वहां पर नहीं जा सकते। आप भूल गई, उस जगह पर एक मूर्ति है जिसमें झुमका लगाना पड़ता है तभी अनंत संदूक दिखता है। रजनी कहती है, हाँ पता है, तो तेरे पास तो वो झुमका है तो? अमोदिता तुरंत कहती है, झुमका है नहीं माँ, था। उस रात को वापस आने के बाद उस झुमके और नक्शे को मैंने वापस से तहखाने के अंदर की संदूक में रख दिया था ताकि कभी दिलीप फूफा जी उसे खोलें तो उन्हें पता ना चले कि किसी ने उसे खोला था। मैंने तो संदूक की चाबी भी वापस रख दी थी। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, तू सही में नालायक है अमोदिता, अगर चाबी चुरा ली थी तो वापस रखने की क्या जरूरत थी? अमोदिता पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। रजनी अमोदिता पर अपना रौब जमाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे दिलीप के पास से वो चाबी वापस से चुरानी होगी, साथ में संदूक में से वो झुमका भी निकालना होगा। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ दिलीप फूफा जी के पास से तो कैसे भी करके मैं चाबी वापस से चुरा लूंगी, पर झुमके का क्या करूंगी? आप शायद भूल रही हैं, मायाधारी वापस आ गई है और वो पिछले कई हफ्तों से तहखाने में अपना डेरा जमाए बैठी है। मैं वहां पर कैसे जाऊंगी, और चली भी गई तो उसके सामने संदूक कैसे खोलूंगी? रजनी कहती है, ये सब मुझे नहीं पता, तुझे मुझसे बातें छुपाने का बड़ा शौक है ना, तो अब यही उसकी सजा है। तेरे पास बस कल रात तक का वक्त है, समझी? अमोदिता बौखलाहट के साथ कहती है, माँ ऐसा तो मत करो, कम से कम 2-3 दिन का तो वक्त दो। जरा खुद सोच कर देखो, अब मैं दिन में तो चोरी करूंगी नहीं, रात में ही करूंगी ना, और तुम्हें कल रात में ही जाना है, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? रजनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, जैसे एक बार उसने कह दिया सो कह दिया, फिर वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अमोदिता जानती थी रजनी से कैसे अपनी बात मनवानी है। अमोदिता रजनी को डराते हुए कहती है, माँ तुम कहती हो तो ठीक है, मैं दिन में ही कल चोरी करूंगी ताकि रात में हम वहां पर जा सके, पर सोच लो, अगर मैं फंसी तो तुम भी फंस जाओगी, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम और मैं सौदाइन हैं। रजनी गुस्से से अमोदिता को घूरने लग जाती है, पर वो समझ गई थी कि अमोदिता का कहना ठीक था। वैसे भी अमोदिता से कोई काम ठीक से नहीं होता था, वो नालायक जो थी उसके पकड़े जाने के 99% चांसेस थे। रजनी अमोदिता की बात मानते हुए कहती है, ठीक है, तुझे परसों रात तक का वक्त दिया, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, वैसे ही हमारे पास वक्त बहुत कम है, कम वक्त में बहुत कुछ जानना है हमें। अमोदिता असमंजस में पड़ते हुए कहती है, कम वक्त में बहुत कुछ जानना है मतलब? माँ मैं कुछ समझी नहीं। रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि दिलीप के पास वो नक्शा और झुमका कहाँ से आया? अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, नहीं माँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। रजनी कहती है, नालायक, यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में, तुझे हमेशा पेड़ पर से आम तोड़ने की सूझती है और मुझे है कि आखिर वो आम का पेड़ वहां पर लगाया किसने था। मुझे पहले से ही शक था कि दिलीप बहुत कुछ जानता है, ऐसा कुछ जो हमें भी नहीं पता।
अमोदिता गौर से रजनी की बातें सुन रही थी। रजनी अपनी भौहें ऊपर करते हुए अपनी बात पूरी करती है। तू मुझे बस उस जगह पर ले चल, फिर देख इस दिलीप के मुंह से राज कैसे उगलवाती हूँ। अमोदिता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं ले चलूंगी तुमको परसों वहां पर। इस तरफ युग और उसके दोस्त धीरे धीरे अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहे थे। वो लोग ग्रेवयार्ड कोठी से करीब 500 मीटर की दूरी पर थे और इस वक्त काला झाड़ी जंगल पार कर रहे थे, जो कुछ ही देर में पार होने वाला था। युग शालिनी के साथ सबसे आगे चल रहा था। युग को जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना था, शालिनी के गीले कपड़े बदलवाने के लिए। उसे शालिनी की चिंता हो रही थी कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। युग और शालिनी के पीछे ही अभिमन्यु चल रहा था, जो सोच में डूबा हुआ था। उसे अभी भी शालिनी की बातों पर यकीन नहीं आया था। वो शालिनी की बताई हुई बातों के बारे में सोच रहा था। अभिमन्यु के पीछे कायर और कछुआ चल रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा हुआ था, जिससे एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कछुआ उदास मन से कहता है, यार कायर इतनी मेहनत करी, अपनी जान को खतरे में डाला, पर हाथ कुछ नहीं लगा, ऊपर से थक अलग गए। कायर तुरंत कहता है, अबे कछुए लग जाता हाथ अगर वो झुमका हमारे पास होता। कछुआ बिचकते हुए कहता है, झुमका? कैसा झुमका? कायर जवाब देता है, अबे तेरी यादाश्त कमजोर है क्या? भूल गया अभिमन्यु ने कहा था चौथे क्लू के पास जब वो पहुंचा था तो वहां पर एक मूर्ति थी जिसके कान में एक सोने का झुमका था। उसका दूसरा जोड़ी झुमका वहां पर नहीं था और अभिमन्यु को लग रहा था कि वो दूसरा झुमका ही उस कुल्फ मूर्ति की चाबी थी। उसे अगर वहां पर लगाता तो शायद खजाना मिल जाता। कछुआ कायर की बात में हामी भरते हुए कहता है, कुल्फ मूर्ति के बारे में तो दादी ने भी मुझे बताया था। उस दूसरे जोड़े झुमके के बिना वो नहीं खुलने वाली, और गलती से तुमने गलत झुमका डाल दिया होता तो वो पूरी जगह तहस नहस हो जाती। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है बे? कछुआ कहता है, हाँ यार सच, पता नहीं किसके पास होगा वो दूसरा जोड़ी झुमका। जिसके पास भी होगा बड़ा ही किस्मत वाला होगा, ऐश कर रहा होगा इस वक्त। कायर कहता है, और किसके पास होगा? उस अघोरी के ही पास होगा। वो वहां पर मिला नहीं, वरना वहीं पर छीन लेते उससे वो झुमका। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, तुझे क्या वो अघोरी बच्चा लगता है जो टॉफी समझकर उसके हाथ से झुमका छीन लेता? इतना आसान नहीं उस अघोरी के पास से झुमका छीनना। तुझे पता नहीं है इन अघोरियों के पास कितनी शक्तियां होती हैं। वो खड़े खड़े ना तुझे वहीं पर मसल कर रख देता। अभिमन्यु कायर कछुए के आगे ही चल रहा था, जिस कारण उसे उन दोनों के बीच की सारी बातें सुनाई दे रही थी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अबे ये बातें करना छोड़ और तू थोड़ी जल्दी जल्दी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता क्या? कछुआ थकी हुई आवाज में कहता है, यार यहाँ शरीर में जान नहीं और तू जल्दी चलने की बात कर रहा है। चल रहा हूँ, ये काफी नहीं है क्या? कायर अपने हाथ से शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देख शालिनी को, उसने नदी पार करी है तैरकर, फिर भी बिल्कुल नहीं थकी और इस वक्त सबसे आगे चल रही है युग के साथ। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार उसकी बात अलग है, पता नहीं क्या खाती है, कैसे इतनी एनर्जी रहती है उसके अंदर। एक बात पता है तुझे? कायर धीमे से कहता है, कैसी बात? कछुआ ऐसे बोलता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। मैंने आज तक शालिनी को अपने सामने खाते नहीं देखा है। किसी दिन पूछूंगा उससे कि क्या खाती है, इतनी ताकत कैसे है उसके इतने पतले शरीर में। कायर हैरानी के साथ कहता है, मैंने भी खाते नहीं देखा बे, वो हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाती है और युगी तो उसके लिए खाना लेकर जाता है। इतने दिन हो गए पर कभी अपने साथ खाना नहीं खाया उसने। अभिमन्यु और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है ताकि कायर और कछुए की और बातें सुन सके। कछुआ शालिनी की तारीफ करते हुए कहता है, कुछ भी बोलो, ये शालिनी है बड़ी बहादुर। बताओ अपने साथ इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए तैयार हो गई, वरना आजकल कौन लड़की जाती है ऐसी जगहों पर। कायर कछुए की बात से सहमत होते हुए कहता है, ये बात तो तूने एकदम सही बोली कछुए, मेरी बिंदु तो बहुत डरती है। तुझे पता है जब से हमारे साथ वो हादसा हुआ था उसके बाद से ही उसने ग्रेवयार्ड कोठी में आना कम कर दिया। अब तो बस हमारी ज्यादातर फोन पर ही बात हो पाती है। कछुआ कायर की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु चलते चलते रुक जाता है और पीछे पलटकर कायर से हैरानी के साथ पूछता है, तू किस हादसे की बात कर रहा है कायर? कायर घबराते हुए मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अब ये अभिमन्यु बाल की खाल उधेड़ देगा और इसे पता चल जाएगा कि बिंदु और मैं क्या कर रहे थे उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में। कायर को अपने मुंह से निकली हुई बातों पर अफसोस होने लग गया था। अभिमन्यु कायर पर दबाव बनाते हुए पूछता है, तू चुप क्यों हो गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, तू किस हादसे की बात कर रहा है? क्या हुआ था तेरे और बिंदु के साथ? कायर हकलाते हुए कहता है,
वो यार, जब तू और कछुआ यहाँ पर नहीं थे ना और युग बाहर गया हुआ था, तो कुछ काम से उस वक्त बिंदु और मैं ग्रेवयार्ड कोठी में थे अकेले। तभी उस यक्षिणी ने काले साए का रूप लेकर हम दोनों पर हमला किया था। अभिमन्यु कायर की बात सुनकर दंग रह जाता है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? यक्षिणी ने काले साए का रूप लिया था? कायर अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, हाँ यार, काले साए का। तुझे नहीं पता कितनी मुश्किल से बच पाए थे हम दोनों, वरना वो यक्षिणी तो वहीं पर हमारा खेल खत्म कर देती। अभिमन्यु कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यक्षिणी भला काले साए का रूप क्यों लेगी? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि यक्षिणी ने काले साए का रूप लिया है। कछुआ अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, मैंने भी यार, मुझे जितना पता है यक्षिणी एक बहुत खूबसूरत स्त्री है, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखते से ही उसका दीवाना हो जाए। पर उसका डायन रूप इतना भयानक है कि डर के कारण किसी की भी मौत हो जाए। कायर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो, वो काले साए के रूप में यक्षिणी ही थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, तू मुझे डिटेल में बताएगा आखिर उस रात हुआ क्या था? तुम दोनों ने ऐसा क्या किया था जिस कारण यक्षिणी ने तुम पर हमला किया, वो भी काले साए का रूप लेकर? कायर मन ही मन बड़बड़ाता है, लो शुरू कर दिया इसने बाल की खाल उतारना। मुझे बचपन से ही पता है इसकी ये आदत, अगर जरा सी बात पकड़ लेता है तो सच उगलवा कर ही रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे बता दिया कि बिंदु और मैं उस रात वो सब कर रहे थे तो बिंदु मुझसे नाराज हो जाएगी। उसने मुझे कसम दी है किसी को भी बताने के लिए कि शादी से पहले हम दोनों के बीच वो सब हुआ है। अभिमन्यु कायर की यहाँ से वहां मंडराती हुई आंखों को देखते हुए पूछता है, अरे तू फिर चुप हो गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। कायर बहाना सोचते हुए कहता है, वो कायर इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही युग के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तुम लोग वहीं पर खड़े रहकर बात करोगे या ग्रेवयार्ड कोठी चलने का भी कोई इरादा है? अभिमन्यु वक्त की नजाकत को समझते हुए कहता है, हाँ आ रहे हैं। युग अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ जल्दी आओ, शालिनी और मैं यहीं पर रुके हैं तब तक। इतना कहकर युग वापस सामने ही मुड़ा था कि तभी उसे काली पोशाक में एक आदमी नजर आता है जो ग्रेवयार्ड कोठी के रास्ते भागते हुए लेफ्ट साइड की झाड़ियों में घुस गया था। वो आदमी इतनी फुर्ती में था कि बस युग की उस पर नजर पड़ पाई थी। युग बौखलाहट के साथ कहता है, ये तो वही है। इतना कहकर युग उस काली पोशाक वाले आदमी के पीछे भागने लग जाता है। युग को यूं अचानक भागते हुए देख उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। अभिमन्यु आवाज लगाता है, अरे युग कहाँ भाग रहा है? पर युग कुछ जवाब नहीं देता है। उस आदमी का पीछा करने के लिए वो भी झाड़ियों में घुस जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग कुछ जवाब नहीं देता है। उस पोशाक वाले का पीछा करने के लिए वो भी झाड़ियों में घुस जाता है। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, ये युग कहाँ भाग रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे भागने लग जाता है। अभिमन्यु को भागते देख कायर भी उसके पीछे जाने लगता है। कछुआ कायर को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अबे अब तू कहाँ भाग रहा है? कायर भी कुछ जवाब नहीं देता, अभिमन्यु की तरफ भागते रहता है। कछुआ अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, इन लोगों को हो क्या है? ये भाग क्यों रहे हैं? लगता है आज पूरी जान निकाल कर ही मानेंगे ये मेरी। एक तो इतना थका दिया है, ऊपर से अब भागना भी पड़ेगा इनके लिए। इतना कहकर कछुआ भी कायर के पीछे पीछे भागने लग जाता है। काली पोशाक वाला आदमी युग के आगे भाग रहा था और युग उसके पीछे पीछे। उस आदमी का पीछा करते हुए युग काला झाड़ी जंगल के घने पेड़ों के बीच चला गया था, जहां पर मोटे तने के लंबे पेड़ थे जिनके पीछे कोई भी आसानी से छुप सकता था। युग अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, जैसे उसे किसी भी कीमत पर उस आदमी को पकड़ना हो। युग भागते हुए खुद से कहता है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बस ये मेरे हाथ लग जाए, मैं इससे अपनी यामिनी का बदला लेकर ही रहूंगा। यही सब बड़बड़ाते हुए युग उस आदमी के पीछे पीछे भाग रहा था। युग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युग के लिए उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी था।
युग उस काली पोशाक वाले आदमी के नजदीक पहुंचने लगा था। युग उस आदमी से बस 3-4 कदम की दूरी पर था। युग उस आदमी को दबोचने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है। युग उस आदमी को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने धुआं आने लग जाता है। कहीं से चारों तरफ धुआं फैलने लग गया था, जहरीला धुआं, जिस कारण युग की आंखों में जलन होने लग जाती है। उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो गया था। कुछ दिखाई न देने के कारण युग के पैर अपने आप थम जाते हैं। वो रुककर अपनी आंखें मलने लग जाता है। उसी वक्त युग को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। वो खांसने लग जाता है। युग खांस ही रहा था कि कोई पीछे से उसके सीधे हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे मरोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। युग दर्द से कराहता है, आह मेरा हाथ, कौन हो तुम? युग के पीछे काली पोशाक वाला आदमी खड़ा हुआ था जिसने युग के हाथ को धर दबोचा था। वो काली पोशाक वाला आदमी युग के हाथ को इतनी ताकत के साथ मरोड़ रहा था कि युग कुछ नहीं कर पा रहा था। युग दर्द से कराहते हुए अपने शरीर की पूरी जान लगा देता है और उस काली पोशाक वाले से अपने हाथ छुड़ाने लग जाता है। युग पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी वो काली पोशाक वाला अपने पैर से युग के उल्टे पैर के घुटने पर वार करता है, जिस कारण युग चीखते हुए अपने दोनों घुटनों के बल आ जाता है। युग कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उससे पहले अगले ही पल वो काली पोशाक वाला अपना घुटना युग की गर्दन पर दे मारता है। युग पेट के बल जमीन पर गिर जाता है। उस पोशाक वाले ने अपना भारी भरकम घुटना युग की गर्दन पर रखा हुआ था और उसे अपनी पूरी जान से दबा रहा था। युग दबी आवाज में कहता है, कौन हो तुम? काली पोशाक वाला कुछ जवाब नहीं देता है। उसने अपने आप को और चेहरे को पूरी तरह काले कपड़े से कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो काली पोशाक वाला इतने कसकर युग की गर्दन पर वार कर रहा था जैसे वो युग की जान निकाल कर ही रहेगा। युग का दम घुटने लग गया था। युग चीखता है, छोड़ मुझे, छोड़। वो काली पोशाक वाला युग की गर्दन को अपने घुटने से दबा ही रहा था, तभी अभिमन्यु के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग, कहाँ है तू? युग, युग, कहाँ है तू? युग। अभिमन्यु के साथ ही कायर और कछुए की आवाज भी सुनाई देती है। युग, ओ युग, कहाँ चले गया तू? आवाज सुनकर वो काली पोशाक वाला अपने आसपास देखने लग जाता है। उसे अपने सामने की झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देने लग जाती हैं। उन झाड़ियों को पार करके युग के दोस्त थे। युग के दोस्त उस तक पहुंचते उससे पहले ही वो काली पोशाक वाला युग को वहीं छोड़कर भाग जाता है। उसी वक्त युग के दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जो युग को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाते हैं। अभिमन्यु भागते हुए युग के पास जाता है और उसे जमीन पर से उठाते हुए कहता है, युग, तू ठीक तो है? युग अपने गले और गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। कायर और कछुआ झाड़ियों के आसपास देखने लग जाते हैं, पर अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है। वापस आकर कायर हैरानी के साथ युग से पूछता है, कौन था वो काली पोशाक वाला और तू उसके पीछे भाग क्यों रहा था? युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, वो वही था, वही काले पोशाक वाला जिसने मेरी यामिनी को मारा था। कछुआ बौखलाहट के साथ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, सब लोग हैरानी के साथ कछुए की तरफ देखने लग जाते हैं। सब लोग कछुए को ही घूर रहे थे। कछुआ अपने आप को बचाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि तूने बताया था कि जिसने यामिनी को मारा था तूने उसका चेहरा नहीं देखा था, तो फिर तू ये कैसे कह सकता है कि इस काली पोशाक वाले ने यामिनी को मारा था? ये कोई और भी तो हो सकता है। युग जवाब देता है, नहीं, ये वही आदमी है कछुए जिसने मेरी यामिनी को मारा था, क्योंकि इन दोनों का पहनावा एक जैसा है। उस आदमी ने भी अपने चेहरे को काले कपड़े से कवर करके रखा हुआ था जैसे इसने किया था। कायर कहता है, मतलब यामिनी को मारने वाला कोई आदमी था? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, और मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार और वो मेरे सामने आ जाए। इस बार तो बच गया, पर अगली बार नहीं बच पाएगा। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, शालिनी कहाँ पर है? कछुआ को याद आता है कि जब वो कायर के पीछे भागने के लिए निकला था तो शालिनी वहीं पर रुकी हुई थी। कछुआ कहता है, शायद वो वहीं पर है, वो मेरे पीछे नहीं आई वरना यहाँ पर तुम्हें दिखती। युग जमीन पर से उठते हुए कहता है, हमें शालिनी के पास जाना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। इतना कहकर युग उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से आया था। युग के पीछे ही बाकी सब जाने लग जाते हैं। शालिनी वहीं पर खड़ी हुई थी जहां पर उसे बाकी सब लोग छोड़कर गए थे। शालिनी बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। जैसे ही युग शालिनी के पास पहुंचता है, शालिनी रोते हुए लहजे में कहती है, आप आ गए युग जी,
अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बहुत घबरा गई थी। युग हमदर्दी जताते हुए कहता है, घबराओ मत शालिनी, सब ठीक है। युग शालिनी से बात ही कर रहा था कि तभी अभिमन्यु नोटिस करता है कि शालिनी के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंद थी। अभिमन्यु पसीने की बूंदों को देखते हुए पूछता है, शालिनी तुम्हारे माथे पर ये पसीना कैसा? कछुआ कायर से धीमी आवाज में कहता है, ये तो गजब हो गया, उस काली पोशाक वाले के पीछे युग भाग रहा था और पसीना शालिनी को आ रहा है। इसे कहते हैं पुराने प्यार की ताकत, जो कभी खत्म नहीं होती। युग कछुए को घूरने लग जाता है और वो चुप हो जाता है। शालिनी अभिमन्यु की बात को काटते हुए युग से कहती है, मुझे डर लग रहा है युग जी, यहाँ बहुत, हम चलें? युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ चलो, वैसे ही रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं। युग के कहने पर सब लोग ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ कदम बढ़ाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब ग्रेवयार्ड कोठी के सामने पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खुला हुआ था। कायर ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को देखते हुए कहता है, अबे कछुए, तूने दरवाजा अच्छे से नहीं टिकाया था क्या? कछुआ कायर की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं यार, मैंने तो टिकाया था, पता नहीं कैसे खुल गया। युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, 2 मिनट, मुझे पता है ये दरवाजा कैसे खुला होगा। शालिनी युग की तरफ देखते हुए कहती है, कैसे? युग हड़बड़ाते हुए कहता है, वो काली पोशाक वाला आदमी ग्रेवयार्ड कोठी वाले रास्ते से ही भागते हुए आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गया हो? कायर तुरंत पूछता है, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्यों जाएगा? युग गहरी सांस लेकर जवाब देता है, चोरी करने। कछुआ बेफिक्री के साथ कहता है, पर ग्रेवयार्ड कोठी में ऐसा है क्या जिसे वो चुराएगा? अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, अब वो तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाकर ही पता चलेगा। अभी अभिमन्यु ने ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। अभिमन्यु की बड़ी बड़ी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। युग अभिमन्यु के पास पहुंचते हुए कहता है, क्या हुआ अभिमन्यु, तू रुक क्यों गया? आगे बढ़। युग ने इतना कहा ही था कि उसके भी कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसे भी शौक लग गया था। जैसे जैसे बाकी सदस्य अभिमन्यु के पास पहुंचते जा रहे थे, वहीं पर शौक ढोकर रुकते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पांचों ने कोई ऐसी चीज देख ली थी जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। कायर धीरे से अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब ये क्या चीज है? हॉल के बीचों बीच अघोरी की एक मूर्ति खड़ी हुई थी। उस अघोरी के दोनों हाथ चिड़िया के पंख की तरह आजू बाजू हवा में फैले हुए थे और वो बड़े गुस्से से सामने की ओर देख रहा था। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई जीवित व्यक्ति हो जो साक्षात वहीं पर खड़ा हो। अघोरी के सिर पर एक बड़ी सी जटा बंधी हुई थी। वो जटा उसके पूरे चेहरे से काफी बड़ी थी। उसके पूरे बदन पर भभूत लगी हुई थी। अभिमन्यु अघोरी की मूर्ति को गौर से देखते हुए कहता है, वही हाइट, वही चोटी और वही आंखें। युग, ये मूर्ति का हुलिया तो हूबहू वैसा ही है जैसा उस कहानी में जिक्र था जो हमें टाइपराइटर में से मिली थी। कछुआ भी मूर्ति को नजदीक से देखते हुए कहता है, मेरी दादी ने जैसा बताया था उस हिसाब से भी अघोरी ऐसा ही दिखता होगा। कायर मूर्ति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, अच्छा तो अघोरी ऐसा दिखता था? युग तुरंत कहता है, यार सवाल ये नहीं है कि अघोरी कैसा दिखता था, सवाल तो ये है कि अघोरी की मूर्ति यहाँ पर कैसे आई। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, वो काली पोशाक वाला आदमी तो यहाँ पर रखकर नहीं गया। कछुआ झट से कहता है, भला चोर कब से सामान चुराने की जगह किसी के घर में कुछ रख कर जाने लग गए? कहीं ऐसा तो नहीं वो चोर ऑफर लेकर आया था, पुराने माल की जगह नया माल लो, वो कुछ लेकर गया हो, उसके बदले ये रख कर चला गया हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, मजाक मत कर यार कछुए, यहाँ पर एक तो वैसे ही हम परेशान हैं, ऊपर से तू। कछुआ चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मूर्ति अचानक से वहां पर कैसे पहुंच गई थी। हर कोई परेशान था सिवाय शालिनी को छोड़कर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस अपने आसपास देखे जा रही थी। जब किसी के कुछ समझ नहीं आता तो सब लोग सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अघोरी की मूर्ति वहां पर कैसे आ सकती थी। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मूर्ति यहाँ पर यक्षिणी रख कर गई हो? अभिमन्यु कहता है, और यक्षिणी ऐसा क्यों करेगी? कायर चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कछुआ सोफे पर से खड़ा होता है और ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है। अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, अब तू कहाँ जा रहा है? कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है
और सीधे जाकर अघोरी की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। कछुआ मूर्ति को घूरते हुए कहता है, जरा देखो तो इसको, मूर्ति में भी कितना गुस्सा आ रहा है इस अघोरी को। अपने दांत बाहर निकाल कर बैठा है, ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे इसके सामने यक्षिणी खड़ी हुई थी और ये उसे अपना गुस्सा दिखा रहा था। अपने हाथ फैलाकर यक्षिणी से यही कह रहा होगा, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, तुम भी मेरी हो जाओ, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। युग कछुए को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, कछुए तू फिर शुरू हो गया। युग के कहने पर भी कछुआ उसकी बात नहीं मानता और अपनी नौटंकी चालू रखता है। वैसे जिसने भी ये मूर्ति बनाई है अच्छा ही किया बनाकर। अघोरी यक्षिणी को मूर्ति बनाना चाहता था, यक्षिणी ने उसकी मूर्ति बना डाली। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये कलयुग है, पापों की सजा अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिल जाती है। मेरा तो दिल खुश हो जाता अगर ये सच में वो अघोरी ही होता, तो मैं तो खुशी से पागल हो जाता, पर अफसोस ये नकली मूर्ति है। बोलते बोलते अचानक से कछुआ चुप हो जाता है। सब असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर कछुआ एकदम से चुप कैसे हो गया, वरना वो बोलना शुरू करता है तो आधे घंटे तक बोलता रहता है। कछुआ अपना हाथ उठाते हुए कहता है, ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बस इसकी ये नाक थोड़ी मोटी। इतना कहकर कछुआ अघोरी की मूर्ति की नाक को छूने लग जाता है। अभिमन्यु कछुए को रोकते हुए कहता है, नहीं कछुए, मूर्ति को छूना मत। कछुए के कानों तक अभिमन्यु की आवाज पहुंचती उससे पहले ही कछुआ अघोरी की नाक को छू लेता है, और जैसे ही कछुआ अघोरी की मूर्ति की नाक को छूता है वो मूर्ति धड़ाम से राख का रूप लेकर टूट जाती है। चारों तरफ राख ही राख फैल जाती है। मूर्ति टूटने के बाद बस वहां पर एक खोपड़ी बची हुई थी, बाकी कोई पार्ट नहीं था, सब जगह राख ही राख थी। खोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई चीज रखी हो। उस पर राख का ढेर जमा हुआ था, जिस कारण कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि खोपड़ी के ऊपर क्या था, पर उसमें से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें सोने की कोई चीज रखी हो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग स्क्रिप्ट को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है। अनुराग एकटक नजर से स्क्रिप्ट को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा हो कि उसने अपने हाथ में जो स्क्रिप्ट पकड़ी हुई थी वो उसने खुद टाइप करी थी। उस स्क्रिप्ट की हेडिंग मात्र को देखकर ही अनुराग दंग रह गया था।